नमस्कार दोस्तों। आज मैं रोहित सर फिर आपके सामने अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक मॉडल पेपर देने आया हूँ। कुछ दोस्तों के, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे रिप्लाई मिले इस चैनल पर, जिनमें बीच में थोड़ा सा मॉडल पेपर देने में डिले हो गया। उसका रीज़न ये था कि मेरी कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं। मैं शिक्षण कार्य भी कर रहा हूं और ख़ुद भी एक छात्र जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो उस प्रक्रिया के बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन आज फिर मैं 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जो 12 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा है, एक मॉडल पेपर देने जा रहा हूँ। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें मूलतः दो प्रकार के बालक होते हैं, एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। सामान्य बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रक्रम में औसत छात्र होता है। लेकिन जो विशिष्ट छात्र होता है ना, विशिष्ट छात्र वह होता है जो किसी भी प्रक्रम में सामान्य ना हो, उसी छात्र को विशिष्ट छात्र कहते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आज पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी कक्षा शिक्षण में कोई बालक देखने तथा सुनने दोनों की समस्याओं से ग्रसित होता है तो उस बालक को क्या कहा जाता है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में जो समावेशी शिक्षा है उसमें अनेक प्रकार के दिव्यांग बालक होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और अस्थिबाधित। लेकिन जब किसी एक ही बच्चे को एक से ज़्यादा कोई अक्षमता आ जाए तो उसे बहुल विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है, तो उस बालक को बहुल विकलांग बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया, समावेशी शिक्षा में मूलतः दो प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। इन विशिष्ट बालकों में भी अनेक प्रकार के बालक होते हैं, जैसे सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, अधिगम निर्योग्य बालक, वंचित बालक, पिछड़ा बालक। इन सभी बच्चों को समानता के अधिकार के अनुसार शिक्षा देने के लिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे शिक्षा की प्राप्ति में उसे हीन भावना से ग्रसित ना होना पड़े, इसलिए समावेशी शिक्षण दिया जाता है कि इन विशिष्ट प्रकार के बालकों को जब एक साथ एक ही कक्षा में मिलाकर बैठाकर एक साथ पढ़ाया जाता है तो वही शिक्षण प्रक्रिया समावेशी शिक्षण हो जाती है। इसलिए समानता का अधिकार के आधार पर शिक्षित करना, यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन प्रवृत्ति शिक्षण में किस प्रकार के बालकों को होती है। तो देखिए, किलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत बुद्धि में दिया, उसमें उन्होंने दो प्रकार के चिंतन माने, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और अभिसारी चिंतन जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और अपसारी चिंतन की प्रवृत्ति में सृजनात्मक बालक में ये प्रवृत्ति पाई जाती है जहाँ पर कोई भी बालक परंपरागत चीज़ों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर लेता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में मानसिक अक्षमता वाला बालक क्या कहलाता है। तो देखिए, ये अधिगम निर्योग्यता के प्रकार होते हैं जिसमें मानसिक रूप से अक्षम बालक को डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में अवसरों की समानता से तात्पर्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बहुत से किताबों में बहुत से टीचर्स ऐसे बता देते हैं जो गलत होता है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में अवसरों की समानता का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि सबको बराबर बराबर मौका दिया जाए, बल्कि अवसरों की समानता से तात्पर्य होता है पहले योग्यता, गुण और विशेषता बराबर हो। योग्यता, गुण और विशेषताओं के बराबर होने पर जब सबको बराबर बराबर मौका दिया जाता है, सबको बराबर बराबर पद दिए जाते हैं, तो वही अवसरों की समानता होती है। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, 1911 ईस्वी में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने 3 प्रकार के बालक बताए थे, जिसमें से प्रतिभाशाली बालक जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा होती है, सामान्य बुद्धि बालक जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर होती है, और मंद बुद्धि बालक जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है। लेकिन जब बुद्धि लब्धि के पैमाने पर हम नापते हैं तो 120 IQ लेवल से ज़्यादा वाला बालक जो होता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन की विशेषता किस प्रकार के बालकों में पाई जाती है।
तो देखिए, यह प्रश्न जो है ये अभी प्राथमिक शिक्षक का जो टेट का एग्ज़ाम प्री वाला हुआ उसमें भी पूछा गया था। बहुत से छात्रों ने इसको कहा कि ये पीएनपी ने गलत आंसर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। सृजनात्मकता का जनक टोरेंस को माना जाता है। टोरेंस ने किसी भी बालक में सृजनात्मकता की वृद्धि के लिए मानसिक उद्वेलन, उसी को विचारावेश या मानसिक झंझावात या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन की जो विशेषता होती है वो सृजनशील बालकों की होती है। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जो किसी भी कारण से शिक्षण प्रक्रिया में औसत छात्रों से पिछड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी कारण से, चाहे शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, कोई भी कारण, जब कोई बालक शिक्षण प्रक्रिया में औसत छात्रों से कुछ पीछे हो जाता है तो उसी बालक को पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगर शिक्षक चाहे तो इन बालकों की कक्षा में पहचान करे, इनके साथ थोड़ा सा अभ्यास करे और इन्हें भी सामान्य बालकों के साथ सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन इन बालकों को मंदबुद्धि बालक नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये औसत छात्रों से केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कारण से पीछे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में जिन बालकों के लिए अनुदेशन कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, अनुदेशन कार्यक्रम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होता है। जो अधिगम निर्योग्य छात्र होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनको सीखने में कुछ ना कुछ अक्षमताएं होती हैं। इसी कारण उनके लिए शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अभिसारी चिंतन प्रवृत्ति वाले बालक क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने आपको अपसारी चिंतन भी बताया था। अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनशील बालक का होता है, क्रिएटिव चाइल्ड का होता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है वो प्रतिभाशाली बालकों का होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जिनके माता पिता को साक्षर बनाकर पारिवारिक वातावरण में सुधार की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बालक किसी भी कारण से पीछे हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो क्लास में नहीं आने पाता, आर्थिक कारक हो, आर्थिक कारक में ये होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो फीस नहीं जमा कर पाता, पैसे नहीं है, किताबें नहीं खरीद पाता। तो इन सब कारणों से भी कोई भी छात्र दूसरे छात्रों से पीछे हो सकता है। उसी तरीके से किसी बालक का घर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके माता पिता शिक्षित नहीं है, जिस कारण शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसे बालकों के माता पिता को भी शिक्षित करके उनको जागरूक किया जाना चाहिए शिक्षा के प्रति, जिससे बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। अतः ऐसे बालक के माता पिता जिनको शिक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है वे बालक ही पिछड़े बालक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से किस प्रकार के बालकों की शिक्षा के लिए की गई? तो देखिए, नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों के लिए निर्मित किए गए। प्रतिभाशाली बालकों में भी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इसका निर्माण हुआ है, जिसमें उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है और उनमें उन बालकों की प्रतिभाशाली प्रवृत्तियों को और तेज़ी से विस्तारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करने की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो 12 मार्च को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है उसके लिए आपको समावेशी शिक्षा में ये एक मॉडल पेपर दिया। आप उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे इस मैसेज को, मेरे इस उद्देश्य को और आगे तक पहुँचाएंगे, जिससे हर वो छात्र जो नीडी है वो सुविधा उपलब्ध करके प्राप्त करके अपने शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करके अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और उम्मीद करता हूँ इस पार्थ एजुकेशन चैनल, जो पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसके ढेर सारे शेयर्स आप करेंगे जिससे हर छात्र तक इसकी पहुँच हो सके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे इसी नंबर पर 94 51 21 66 56 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए और मुझे अपना रिप्लाई दीजिए, जिससे मैं भी और उत्साहित होकर इस YouTube चैनल को आगे बढ़ा सकूं। अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या भी होती है तो मैं यहाँ इलाहाबाद में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। आप कभी भी आकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।